Assalamu alaikum, welcome to my class, and the topic which we are going to discuss today is India and Bangladesh relations. As you know that currently we are studying the India and its neighborhood and the relations of India with its neighbors. And in the last chapter, in the last lecture, we discussed the India and Nepal relations. And today we are going to discuss the India's relations with Bangladesh, which happens to be one of its neighbor. As you know that, before starting the topic, I want to tell you something that ये जो relations है, ये एक सी की तरह है. जब हम कंट्रीज़ के बीच रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया एंड इट्स नेबर्स से हो, चाहे वो नेबरहुड से बाहर हो, बाकी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है, इट्स लाइक ए सी. You can dive deep as much as you can. तो वहाँ से लास्ट पे क्या हमें प्रूफ होगा कि that would be a futile exercise at the end if you will see. तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करना है, एक्चुअली जो मेथड है अच्छे से एट दिस लेवल, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, एट दिस लेवल इनको किस तरह से स्टडी करना चाहिए. वन इज़ टू कि इनका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है टू सम एक्सटेंट उसको मेंशन करना है, उसको पढ़ना है. दैट मीन्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि उसको मेंशन करना है. और फिर अप टू करंट जो मेजर इवेंट्स हुए होंगे उनको मेंशन करना है. मेजर इवेंट्स, ओनली मेजर इवेंट्स. बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर आज देखेंगे बहुत सारे नए स्फीयर्स निकल के आई है, जैसे स्पेस. आज कंट्रीज अक्सर अगर आप देखोगे कंट्रीज़ किस चीज़ पे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, इवन के डिजिटल एग्रीमेंट्स, इवन के डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल डेटा पर एग्रीमेंट्स किए जाते हैं. एंड बाकी जो रिसर्च है, तो आज अब कोविड पे रिसर्च चल रहा है, इस पे वैक्सीन पे बहुत सारी ये चीज़ें की है, एग्रीमेंट्स की है. अब ये सब चीज़ें आपको मेंशन नहीं करना है. जो मेजर डेवलपमेंट्स किसी ईयर में हो जाते हैं, वो मेजर डेवलपमेंट्स आपको क्या करने हैं, मेंशन करने हैं. और जो करंट ईयर है, इस करंट ईयर में आपको मेजर डेवलपमेंट्स तो डेफिनेटली करने होंगे. उसके अलावा इसमें आप थोड़ा और जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ सारे डेवलपमेंट्स आप मेंशन कर सकते हो जो करंट ईयर में होगा अप टू एग्जामिनेशन. जब आपका एग्ज़ाम होता है तो इस ईयर में जब एट द एंड जब एग्ज़ाम होगा 2021 में क्या क्या होता है, जो कंट्री आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी इस ईयर में क्या चीज़ें, उसके साथ कौन से रिलेशन क्या रहा, कन्फ्लिक्ट रहा या फ्रेंडशिप बढ़ गई या क्या डेवलपमेंट्स हो गए रिलेशन में, वो आप मेंशन कर सकते हो. बाकी जो अभी तक हुआ है उन सब चीज़ों को नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर हिस्ट्री है, वहाँ पर कल्चर होगा, देयर इज द रिलेशंस इन कल्चर, रिलीजन, बाकी सारे हिस्टोरिकल लिंक्स होते हैं, वो सब चीज़ आपको मेंशन नहीं करनी है. और जहाँ तक आप कन्वीनियंस है, आप अपने तरीके से इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो. मैंने किस तरह से इनको ब्रेक किया, कॉपरेशन फेज़ में, कन्फ्लिक्टिव फेज़ में, रेस्टोरेंट फेज़ में, और करंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है. आप इस तरह से भी नोट बना सकते हो, या आप अपने तरीके से भी कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको ईजी लगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इट इज़ as I told you that India and Bangladesh. In the cooperation phase, the first I have again started here like I did in topic yesterday. I divided the whole phase between India and Nepal, between the cooperation phase, conflict phase and restoration phase. Similarly, I divided the relationship from the creation of the Bangladesh into cooperation phase, conflict phase, restoration phase up to the current status. Cooperation phase, let's see the cooperation phase. As you know that India supported Bangladesh in 1971 war. In 1971 war, there was open conflict between India and Pakistan, and that helped the liberation of the Bangladesh or the independence of the Bangladesh. So it was natural to have the friendship between the two countries because India supported and helped in their independence. So it's going to be a natural case that the two countries are going to close each other and having a close relationship or having a close friendship. And
And India was the first country, also India was the first country to recognize the Bangladesh as an independent country. I wrote here, the first thing here, that India was the first country to recognize the Bangladesh. India पहली वो country थी जिसने बांग्लादेश को recognize किया as a country, as a independent country. और क्या होता है फिर 1972 में एक friendship, peace and cooperation treaty होती है दोनों के बीच, और साथ साथ में ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है. और फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी से क्या क्या उन्होंने किया, एज यू नो कि जो नॉर्म के प्रोविजंस है स्पेशली उन्हीं को फिर से उन्होंने रिफॉर्म किया. तो दैट वाज द रेस्पेक्ट उनको करना था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट. इसमें प्रोविजन जो थे एटलीस्ट 12 प्रोविजंस थे, उनमें फ्यू प्रोविजंस में मेंशन कर रहा हूँ. दैट मीन्स म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सॉवरेनिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये कुछ चीज़ें थी. एंड टू अपहोल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, टू अपहोल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, ये कुछ चीज़ें थी जो किसमें पीस एंड फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी में उन्होंने मेंशन की थी. और साथ साथ में ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड करना था, और इवन के कस्टम ड्यूटी जो थी वो रिड्यूस करनी थी. और 1977 में उन्होंने फ़र्क अकॉर्ड किया. दो कंट्रीज ने फ़र्क अकॉर्ड किया. फ़र्क अकॉर्ड क्या है एक्चुअली, अगर आपने मैप देखा होगा, जो आप कम ही देखते होंगे, जो बांग्लादेश है, जो वेस्ट बंगाल है, जब गंगा वहाँ पे पूछती है फ़र्क में, जब गंगा कहाँ पूछती है, यूके से लेके, मीन्स उत्तराखंड से लेके कहाँ, जब वो वेस्ट बंगाल में पूछती है. वेस्ट बंगाल में इसकी बाइफर्केशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग जाती है. एक है हुगली भागीरथ और पद्मावती कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश. और यहाँ पे कुछ बैरिकेड्स, कुछ डैम्स उन्होंने इंडिया ने बनाए जिससे वो वाटर्स डाइवर्ट कहाँ कर लेते हैं अपनी रिवर्स की तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी वो डैम्स बनाने के लिए. और इससे क्या होता था, जो ही समर स्टार्ट होता था, कहाँ पर, जो ही समर स्टार्ट होता है उन दिनों क्या होता था समर में बांग्लादेश में, तो वहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी होती थी, एग्रीकल्चरल लॉस होता था, इनको इकोनॉमिक लॉस होता था, उनको सफ़र करना पड़ता था. इवन की ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज भी हो रही थी. फिर 1970 ये इंडिया ने कब किया, ये डैम बनाने कब स्टार्ट किया, 1974 में. हाँ 1970s में क्या, 1974 ऑनवर्ड्स. तो फिर 1975-6 में बांग्लादेश प्रोटेस्ट करता है यूएन प्लेटफॉर्म पे. तो फिर फाइनली एक अकॉर्ड होता है दोनों के बीच. और इस अकॉर्ड में क्या चीज़ कही जाती है, जो ही समर्स में क्या किया जाएगा, बांग्लादेश को एडिशनल वाटर्स दिए जाएंगे, बांग्लादेश को जो डिफिशियंसी हो जाती है, वाटर स्कैरसिटी हो जाती है, उनको एड्रेस करने के लिए बांग्लादेश को समर्स में वाटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ये था फ़र्क अकॉर्ड जो 1977 में हुआ. इसको बाद में 2011 में फिर से रिव्यू किया गया. 2011 में इसको फिर से रिव्यू किया गया. और उसके बाद कन्फ्लिक्ट फेज है. और ये रिलेशंस कब तक रहती है, रिलेशंस अप टू तब तक रहती है जब तक शेख मुजीबुर रहमान जिंदा थे. और जब शेख मुजीबुर रहमान की क्या डेथ होती है, उसकी असैसिनेशन होती है, तो इनकी जो कन्फ्लिक्ट फेज बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया स्टार्ट्स. मीन्स कि इनकी जो रिलेशंस है, इनकी डिटोरेशन स्टार्ट हो जाती है किससे, विद असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान एंड विद द कमिंग ऑफ द ज़ियाउर रहमान. शेख मुजीबुर रहमान जब उसकी डेथ हो गई, एंड कमिंग ऑफ द ज़ियाउर रहमान इन द रिजीम, जब इसने रिप्लेस किया, ये साहब आ गए, तो रिलेशंस में क्या होने लगा, डिटोरेशन होने लगा. डिटोरेशंस होने लगे, एंड रिलेशन स्टार्टेड सफरिंग, रिलेशन सपोर्ट इन दिस एरिया. तो ये क्यों चीज़ें हुई, जो ये ज़ियाउर रहमान थे, इनको कम्युनल सपोर्ट था. वहाँ पे जो कम्युनल ग्रुप्स थे, दे सपोर्टेड मुजीबुर रहमान. जो कम्युनल ग्रुप्स थे, एक तो उनका कम्युनल सपोर्ट था उसका, और जो कम्युनल ग्रुप्स थे उनको लग रहा था कि जो इंडिया, इनके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ द बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है. सो उन्होंने काउंटर मेजर्स लेने की भरपूर कोशिश की और इंडिया के साथ एक गुल्फ बनाने की कोशिश की. तो इस इरशाद साहब जब इनको रिप्लेस किया, तो इन्होंने ये पॉलिसी कंटिन्यू की. इनके ओपन एंटी इंडिया स्टैंड उन्होंने लिया. इतना ही नहीं, उन्होंने ओपन एंटी इंडिया स्टैंड लिया. तो इनके फेज में तो रिलेशन जो इंडिया के साथ क्या थे, वो बिटर ही रहे, वो अच्छे नहीं हो गए.
और फिर रेस्टोरेशन फेज स्टार्ट होता है। इस कन्फ्लिक्ट फेज के बाद जो रेस्टोरेशन फेज स्टार्ट होता है, और इस रेस्टोरेशन फेज में जब ये रेस्टोरेशन फेज स्टार्ट होता है, ये रेस्टोरेशन फेज भी इन कन्फ्लिक्ट्स के बगैर नहीं रहा, रेस्टोरेशन फेज भी इन कन्फ्लिक्ट्स के बगैर नहीं रहा, लेकिन बहुत हद तक टू अ ग्रेट एक्सटेंट द रिलेशंस हैव बीन इम्प्रूव्ड, रिलेशंस इम्प्रूव की गई एक अच्छे हद तक, लेकिन इरिटेंट्स अभी भी उधर है, ये कन्फ्लिक्ट्स अभी भी होते हैं जो हम लास्ट में मेंशन करेंगे। तो क्या होता है, रेस्टोरेशन फेज कैसे स्टार्ट होता है, 80s में स्टार्ट होता है। और 80s में क्या होता है जो बांग्लादेश है, इसने सारक फॉर्मेशन की इनिशिएशन की थी, सारक की इनिशिएशन की थी। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, it begins means restoration begins in 80s with the initiation of the सारक by बांग्लादेश। जो मैंने सारक आपको परसों मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, आई थिंक लेक्चर बिफोर द यस्टरडे, जो मैंने जब आप पीस एंड कॉपरेशन इन द साउथ एशिया पढ़ाया, उस टाइम जब मैंने आपको सारक पढ़ाया, मैंने आपको बोला कि सारक जो है 1985 में फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी कहाँ, ढाका में। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, ये मुजीबुर रहमान ने ये वाली इनिशिएशन ली थी, एक्चुअली पहले उन्होंने ली थी, बाद में इसको बनाया गया, लेकिन ये बांग्लादेश में ही इसका ऑरिजिन हुआ। और 1992 में क्या होता है, तो एक्चुअली सारक के बनने से जो टेंशन था किस के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो टेंशन था, उसको बहुत ही हद तक रिलैक्स किया गया, उस टेंशन को डिक्लाइन किया गया। और फिर 1992 में क्या होता है, 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो बांग्लादेश को लीज पे दिया जाता है। इन 1992 3 बीघा कॉरिडोर लीज टू द बांग्लादेश, वो बांग्लादेश को लीज पे दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि आपको पता ही होगा, 2015 और 2015 से पहले हिंदुस्तान के कुछ इनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश में थे। दे वर अबाउट 111 नंबर, मीन्स 111 नंबर। और बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव्स कहाँ पे थे, हिंदुस्तान में थे, मीन्स वो 56 नंबर थे। इनक्लेव्स आपको पता ही होगा, इनक्लेव मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि इनक्लेव किसको कहते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल, अगर ये इंडियन टेरिटरी है, ये बांग्लादेश की टेरिटरी है, यहाँ पर इन बॉर्डर्स तक इंडिया का रूल होता है, इंडिया का रूल होता है, और इन बॉर्डर्स तक बांग्लादेश। जब बांग्लादेश की कोई टेरिटरी स्कैटर्ड अलग अलग सेपरेटली इंडिया पे किसी जगह होगी, इंडिया पे, लेकिन इस पर किसका रूल होगा, बांग्लादेश का, बांग्लादेश के लॉज भी होंगे, और बांग्लादेश की म्यूनिसिपैलिटी सब कुछ बांग्लादेश की हुकूमत। लेकिन ये एरियाज कहाँ पे होते हैं, किसी और टेरिटरी में, इनको इनक्लेव्स कहा जाता है। ऐसे इंडिया के कुछ कितने इनक्लेव्स थे यहाँ पे, 111, और बांग्लादेश की 56 थे। अब इनको बांग्लादेश के जो अभी भी एक रहा है, 2015 में भी रहा है एक इनक्लेव यहाँ पर, उसके जाने के लिए या इन इनक्लेव्स को पूछने के लिए उनको रास्ता चाहिए था, जो किस एरिया से जाता था, 3 बीघा। ये 3 बीघा जो है ना, इट्स द लैंड इन द वेस्ट बंगाल एंड इट बिलोंग्स टू द इंडिया। ये इंडिया की लैंड है और ये कॉरिडोर इंडिया का है, और इसी थ्रू इनको इन इनक्लेव्स तक जाना पड़ता था, और ये लीज पे दिया गया बांग्लादेश को। और फिर 2011 में इसको फिर से लीज पे दिया गया, क्योंकि इन बीच जो सेटलमेंट्स हुए इसको अच्छे से डिसाइड नहीं किया, अभी भी वहाँ पर और एक जो रही है, तो इसीलिए 2011 में फिर से बांग्लादेश को इंडिया ने क्या लीज पे दिया है। पहले कब दिया गया, 1992 में दिया गया। और इसके बाद 1997 में क्या होता है, एग्रीमेंट ऑन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चकमा रिफ्यूजीज फ्रॉम द त्रिपुरा टू द चतंगोंग हिल्स इन बांग्लादेश। एक एग्रीमेंट होता है किनके लिए, किस रिलेटेड, रिहेबिलिटेशन ऑफ द चकमा रिफ्यूजीज। जो ये चकमा रिफ्यूजीज हैं, ये एक्चुअली बांग्लादेश में रहते थे। कहाँ रहते थे, बांग्लादेश में रहते थे, चतंगोंग हिल्स में रहते थे, जो बांग्लादेश में है। चतंगोंग हिल्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, चतंगोंग हिल्स में रहते थे। लेकिन 1960s में क्या हुआ, 1960s में उन्होंने क्या किया, 1960s में उन्होंने बांग्लादेश उन्होंने दे फ्लेड टू इंडिया, उन्होंने माइग्रेशन इंडिया की, मीन्स फ्लेड टू इंडिया। और ये इंडिया क्यों चले गए, एक्चुअली रीजन्स क्या थे, रीजन्स यही थे कि 2 रीजन साइड किए जाते हैं जिनकी वजह से इनको इंडिया आना पड़ा। वन इज एक डैम वहाँ पर बनाया जाता था, दैट इज रेफर्ड एज
कता, दैट इज रेफर्ड एज कतापाय डैम, दैट इज रेफर्ड एज कतापाय डैम। ये डैम बनाया गया और ये डैम ब्रिटिश, हाँ एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया से स्टार्ट किया गया था ये वाला डैम। और इस डैम से क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में ही बनाया गया वाला डैम। और इस डैम से क्या बहुत बार इसकी वजह से फ्लड्स हुए और इस डैम ने इन जो वहाँ पे ये ट्राइब था, कौन सा चकमा ट्राइब जो रहता था, इनको डिस्प्लेस किया गया, इनकी जो लैंड्स थे उनको वॉश ऑफ किया गया। तो सेकंड रीज़न जो कहते हैं, एक रीज़न ये था इनको वहाँ से माइग्रेट करने का, और सेकंड रीज़न क्या था, सेकंड रीज़न था कि इन्होंने 1965 में ना इंडिपेंडेंस के बाद ही, आप ऐसा समझिए इंडिपेंडेंस के बाद ही, फिर 1965 लेटर स्टेज था इस चीज़ का, इंडिपेंडेंस के बाद ही उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट बंगाल विद वेस्ट पाकिस्तान को अपोज किया था। ये नहीं चाहते थे कि जो बांग्लादेश है मीन्स ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते थे, इसको पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और लेटर उन्होंने किस चीज़ के खिलाफ मुहिम चलाई, जो 1965 से ही स्टार्ट हुई, उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश जो हुई उसके अगेंस्ट उन्होंने मुहिम चलाई। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें अलग से इंडिपेंडेंस मिले, हमें अलग से हमें एक अलग कंट्री मिले, हमें आज़ादी मिले। ये चाहते थे बांग्लादेश से अलग होना। दैट्स वाई दे अपोजिट टू द इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ द बांग्लादेश। तो ये दो बाद में क्या हुआ, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गए, इनके खिलाफ ओबियसली थोड़ा एनिमिटी भी बढ़ गई। इन दो रीजन्स की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइग्रेशन की। वो कहाँ चलने लगे, वो कहाँ आने लगे, इंडिया। और इंडिया के मोस्टली किस वाले स्टेट में, त्रिपुरा स्टेट में, वो इंडिया के त्रिपुरा स्टेट में आने लगे। और एक रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुआ था जिसमें ये कहा गया कि विद इन 14 डेज 45,000 चकमा पीपल क्रॉस द बॉर्डर एंड इंटर द त्रिपुरा। वो फिर त्रिपुरा में रहते थे और उन्हीं को वापस इसी चकमा, इसी छतंगांग हिल्स में रिहेबिलिटेट करने के लिए, अपने एरियाज में रिहेबिलिटेट करने के लिए इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया। क्योंकि जो ये रिफ्यूजी, चकमा रिफ्यूजीज इस पीरियड के बाद कहाँ इंडिया आए थे, अब त्रिपुरा में रहते हैं, ये भी आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं, लेकिन जो त्रिपुरा में ज़्यादातर रहते थे उनके साथ ये एक एग्रीमेंट किया गया, समझौता किया गया, जिसके तहत इन लोगों को क्या करना था, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना था। अभी अच्छे से नहीं हुआ लेकिन प्रोसेस इनिशिएट इसी टाइम की गई थी। और जो 1976 में एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग ऑफ द गंगा वाटर, जब ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें रही और बांग्लादेश प्रोटेस्ट करता रहा यूएन में कि मुझे जो गंगा वाटर्स है वो मुझे नहीं मिल रहे, हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि नेचर का जो रिवर का नेचुरल कोर्स है दैट इज़ टुवर्ड्स द बांग्लादेश, उन्होंने उस चीज़ को डाइवर्ट किया, वाटर्स कम किए जाते हैं। तो फिर एग्रीमेंट एक साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे 50% मीन्स 50% इंडिया को वाटर मिलता है और 50% किसको, बांग्लादेश को वाटर मिलता है एज पर दिस एग्रीमेंट। और 2011 में एक एग्रीमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट ऑन डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। कि इंडिया का जो लार्जेस्ट बॉर्डर है, अगर इंडिया किसी नेबरिंग कंट्री के साथ, किसी कंट्री के साथ ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ ही सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर लेता है, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी इनके साथ हुए थे बहुत जगहों पे। इवन खाली लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स से नहीं, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स भी इनके साथ है। मैरीटाइम बाउंड्री जो होते हैं बे ऑफ बंगाल में, इनकी जो बाउंड्रीज है मैरीटाइम बाउंड्रीज, उस पर भी डिस्प्यूट्स थे जो बाद में सेटल किए गए। इस एग्रीमेंट को पहले उन्होंने कंक्लूड किया 2011 में, और बाद में उनको फाइनली एग्जीक्यूट 2015 में किया गया, जब इनके लिए उसको एक्सचेंज किया गया मोदी की विजिट पे। जब मोदी ने विजिट किया था, मैंने यहाँ पे लिखा है, जब मोदी ने विजिट किया था उसी विजिट के दौरान उन इनक्लेव्स को भी एक्सचेंज किया गया, और इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी क्या किया गया, फिक्स किया गया, रिजॉल्व किया गया। और जो ही ये इस एग्रीमेंट से क्या हुआ, जो 2 डिकेड्स का डिस्प्यूट चल रहा था, उन 2 डिकेड्स का ना 3 डिकेड्स का, वैसे 3 डिकेड्स का जो डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो रिजॉल्व हुआ। और फिर 2013 में इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग 500 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी टू द बांग्लादेश। ये भी एक डेवलपमेंट है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया ने क्या किया, यहाँ तो है नहीं, लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने क्या किया,
जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, और वो कितना 500 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी टू द बांग्लादेश, 500 मेगावाट्स पर डे, 500 मेगावाट्स पर डे टू द बांग्लादेश, जो कब तक रहेगा ओब्वियसली, जो फिलहाल इस एग्रीमेंट के हिसाब से 1935 तक रहना है, 500 मेगावाट्स पर डे। और फिर 2014 जब सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर थी, उसने जो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट किया उसने किस कंट्री को किया, बांग्लादेश को। हर फर्स्ट ओवरसीज विजिट टू ए कंट्री वाज द बांग्लादेश। किस कंट्री को उसने किया, बांग्लादेश को किया, अमंग द नेबरहुड। तो उस दौरान उसने 6 एग्रीमेंट साइन किए, अब इन एग्रीमेंट्स को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट दिस लेवल इट इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ इफ यू मेंशन ओनली द एग्रीमेंट्स हियर। और 2014 में फिर से क्या हो रहा है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड इंडिया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया जाता है। भूटान, बांग्लादेश, ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था जिसमें बांग्लादेश और इंडिया भी पार्टिसिपेंट थे, और साथ साथ में भूटान और नेपाल। इससे क्या हो जाएगा, लैंड रूट्स बनाए जाएंगे जो इन कंट्रीज के थ्रू जाएंगे। और 2015 में क्या, मोदी विजिट्स कहाँ, बांग्लादेश। 2015 में मोदी जब 2014 में जब मोदी पीएम बने, तो फिर 2015 में उन्होंने विजिट कहाँ किया, उन्होंने विजिट बांग्लादेश किया, और 22 एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए। कितने, 22 एग्रीमेंट साइन किए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी बांग्लादेश को दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ लोन, वी कैन से दैट इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लोन। और वो क्यों दिया जाता है, टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स to some country, and here we are discussing Bangladesh. So it was given to Bangladesh to address or to finance the infrastructure or developmental projects to Bangladesh. And 2018 Modi and Sheikh Hasina inaugurated the friendship pipeline, and this was made to supply the diesel from India to Bangladesh. ये कब इनॉग्रेट की गई, 2018 में एक वर्चुअल समिट हुई थी। एक वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस पाइप सप्लाई को, फ्रेंडशिप पाइपलाइन जिसको कहते हैं, उसको इनॉग्रेट किया। और इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू इनको क्या, फ्रंट से एक्सपोर्ट नहीं करने हैं, सप्लाई करने हैं, बल्कि डीजल सप्लाई करना है फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। और 2018 में 2018 इसी ईयर में क्या होता है, बांग्लादेश अलाउज इंडिया टू यूज इट्स पोर्ट्स, नेमली कौन पोर्ट, छतंगांग पोर्ट एंड मोंगला पोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स। यू नो दैट जो ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के हैं, दे आर लैंड लॉक्ड स्टेट्स। ओनली एक ही रूट है, देयर इज ओनली वन रूट, खाली एक ही कॉरिडोर है जो उनको कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द इंडिया के से, जिसको चिकन्स नेक कहा जाता है। चिकन्स नेक कहा जाता है। उसी रूट के थ्रू इनको क्या कनेक्ट किया जाता है। तो बहुत ही कॉस्टली शिपमेंट होती है, बहुत ही कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने होंगे वो चीज़ें, तो बहुत लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ही कॉस्टली है। एरियल उससे भी कॉस्टली है। सबसे अगर कोई चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ द सी ट्रांसपोर्ट। तो उनको वहाँ जाने के लिए बांग्लादेश से डेफिनेटली क्या लेना पड़ता था, बांग्लादेश से तो हेल्प लेने ही है। तो फिर बांग्लादेश ने 2018 में मीन्स 2018 में उन्होंने छतंगांग एंड मोंगला पोर्ट इनको प्रोवाइड किया इस चीज़ के लिए। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स थे, जो कॉपरेशन थी। लेकिन इस कॉपरेशन के दौरान छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हुए, और दैट मीन्स वी कैन सिंपली सी द इरिटेंट्स इन द रिलेशन। और इंडिया क्या क्लेम करता है, वो इरिटेंट्स क्या है, किस तरह से है। इंडिया का जो क्लेम रहता है, एंड इंडिया सेज दैट जो ये रिफ्यूजीज है जो कहाँ बांग्लादेश से कहाँ आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं, दे एक्ट एज द इरिटेंट्स इन द रिलेशन। क्योंकि जब रिफ्यूजीज आते हैं हमें उनको रोकना होगा, और जब हम रोकते हैं ओवैसली बहुत सारों की किल होती है, या हमें इनको यहाँ से डिपोर्ट करना है, वापस भेजना है। उस तरीके से भी बांग्लादेश जो है ना, उसको वही चीज़ें पसंद नहीं आती। तो इस वजह से क्या होता है, फिर रिलेशंस पे असर पड़ जाता है। जब आपने अभी देखा होगा
रिसेंटली देखा होगा कि जो रोहिंग्यास जो म्यांमार से लेके बांग्लादेश आए और फिर बांग्लादेश से बहुत सारे कहाँ चले आए, इंडिया चले आए। अब जब इनको डिपोर्ट करने की बात चली जाती है तो बांग्लादेश रेडी नहीं है उनको एक्सेप्ट करने के लिए। इवन कि बांग्लादेश उन सिटीजन जो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं लेकिन वो यहाँ पे आ गए हैं, उनको भी अच्छे से अभी वो क्लियर अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लैरिफाई नहीं करती, क्या वो इनको रिहेबिलिटेट करेंगे नहीं करेंगे। इवन कि जो रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेशन अकॉर्ड उन्होंने किया है वो अभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी इधर ही हैं, या जब जो वहाँ गए उनको तो राइट्स नहीं मिलते हैं, उनको इवन कि फूड भी नहीं मिलता, उनके राशन कार्ड्स भी नहीं मिलते। तो इस तरीके से और इस सिचुएशंस में कोई बंदा या जो रिफ्यूजीज है वो वापस जाना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से रिफ्यूजीज एक्ट एज एन इरिटेंट इन द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। इतना ही नहीं, जो इस्लामिक फोर्सेस, इंडिया का कहना है कि जो इस्लामिक फोर्सेस वहाँ पे इमर्ज हो रही है एंड दे हैपन टू बी प्रो पाकिस्तानी सपोर्टर्स, है ना, प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स, पाकिस्तान सपोर्टर्स, उस वजह से भी तो वो चाहते हैं कि इंडिया में जो पीस है, जो सिक्योरिटी है, जो रिलेशंस है वो ख़राब हो जाए, और उन वजह से भी क्या रिलेशंस क्या होती है, ख़राब हो जाती है। और सेकंड जो इंडिया का क्लेम रहता है दैट इज़ ये क्लेम कि जो बॉर्डर पर BSF है उनके साथ जो बांग्लादेशी फोर्सेस है, जो बांग्लादेश के फोर्स है वो मॉल ट्रीटमेंट कर लेते हैं और बहुत सारे जवानों को किल किया जाता है, बॉर्डर पर मर्डर किया जाता है। तो इसी तरह से उनको शहीद किया जाता है। और इसी तरह से बांग्लादेश का भी रिप्लाई यही रहता है कि वो हमारे सिटीजन्स को किल कर लेते हैं। तो दैट मीन्स दीज आर द थिंग्स, सिंपली वी कैन से द माइनर थिंग्स जो एक एज ए इरिटेंट्स काम कर लेते हैं किस चीज़ में, इनके रिलेशंस में। ये कोविड तक था, सॉरी दिस वाज द आफ्टर 2018। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में इंडिया एक अमेंडमेंट कर लेता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसमें वो क्या कर लेता है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और वो एग्रीमेंट में वो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहते हैं इंडिया वाले कि जो माइनॉरिटी है कहाँ पे, इन कंट्रीज़ में, जो माइनॉरिटी इन कंट्रीज़ में है बांग्लादेश, किसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर वो जो माइनॉरिटी में है, अगर वो लोग इन कंट्री से कहाँ माइग्रेट करते हैं, इंडिया में माइग्रेट करते हैं, इंडिया में ओवरली आई थिंक इट इज़ बिफोर जनवरी 2014। अगर वो कोई पर्टिकुलर पीरियड इसके लिए फिक्स किया गया है, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली। अगर वो लोग माइग्रेट कहाँ कर लेते हैं, इंडिया कर लेते हैं, माइनॉरिटी पीपल, खाली माइनॉरिटीज़ की बात की है। और वैसे दीज आर द मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, मुस्लिम्स होंगे, और माइनॉरिटी वही होंगे जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, वैसे हिंदूज। अगर वो लोग जो यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं इन कंट्रीज़ में, अगर वो माइग्रेट इंडिया करते हैं तो इनको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप। तो बाकी जो लोग करेंगे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और साथ साथ में उन्होंने किस चीज़ का कंसेप्ट दिया, NRC का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ का सिटीजन बनाया जाएगा। एज यू नो कि जिसको अभी भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और उसके लिए ये पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे प्रोटेस्ट्स हेल्ड किए गए उसके अगेंस्ट। तो जो NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन्होंने इन रिलेशंस को फिर से इन रिलेशंस में एक ट्विस्ट क्रिएट किया, एक टेंशन क्रिएट किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड NRC कंसेप्ट, उन्होंने इनकी रिलेशंस में थोड़ा एक टेंशन क्रिएट किया। वहाँ से कुछ लोग आने थे यहाँ पर, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि होम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, दे वर सपोज्ड टू visit India, but they cancelled their visits because of these reasons. Citing these reasons means Constitutional Amendment Act, Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens. लेकिन फिर जब पोस्ट कोविड एरा 2019 के बाद जब वायरस आ गई, इस वायरस ने क्या किया, इनके रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की। वायरस से इन दोनों को बहुत फ़ायदा मिला, इनके रिलेशंस इम्प्रूव हो गए। इन पोस्ट कोविड पीरियड, अभी भी कोविड ही चल रहा है, लेकिन 2019 के बाद जब से
ऑरिजिनेट हुआ, जब से वायरस ऑरिजिनेट हुआ, उसके बाद क्या जो इनके बीच टेंशन थे वो डिक्लाइन हो गए। और 2021 में अब रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि मोदी ने वहाँ पे विजिट किया, जो प्रोटेस्ट्स हेल्ड किए गए वहाँ पे प्रोटेस्ट्स हेल्ड किए गए, जो ढाका में प्रोटेस्ट हेल्ड किए गए दैट वाज वो इसीलिए थे मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया कि जो मोदी है इसका जो रवैया रहता है दैट इज़ एंटी मुस्लिम। लेकिन बीजेपी एज वेल एज हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स जो थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने यही चीज़ें साइड की कि मुस्लिम्स के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता, और साथ साथ में क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी उन्होंने हवाला दिया। लेकिन मोदी की विजिट ने क्या किया, मोदी की विजिट ने बहुत हद तक रिलेशंस इंप्रूव की। इवन कि जो शेख हसीना थी उन्होंने इनिशियली इस एक्ट और इन NRC कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने क्या बोला कि ये इंटरनल इशू है इंडिया का। तो जब मोदी ने विजिट किया तो उन्होंने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, और साथ साथ में उन्होंने क्या किया, 2 मिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड उन्होंने किनको प्रोवाइड किया, एज ए गिफ्ट प्रोवाइड किया बांग्लादेश को। तो इतना ही नहीं कि जो हमारा इंडिजीनियस वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो उसका कंसाइनमेंट भी वो बांग्लादेश को देने वाला है। इवन कि वो सबको मिलने वाला जो भी नेबर्स है एज ए वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, अभी जब हमारी सिचुएशन इंप्रूव होगी तो उसके बाद ही मिलने वाला है, लेकिन ये पहले ही दिए गए थे 2 मिलियन डोज। ये कौन से कोविशील्ड, ये कोविशील्ड की जो अपना हमारा वैक्सीन जो कंसाइनमेंट मिलने वाला है दैट्स द कोवैक्सीन। तो इस तरह से रिलेशंस आपने देखे फ्रॉम 1971 से लेके अप टू डेट। तो वहाँ पे माइनर और भी एग्रीमेंट्स है, वो सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं मेंशन करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप पूछिएगा। थैंक यू।